पिछले 7 दिनों से ईरान लगातार इजराइल पर हमला कर रहा है, लेकिन इजराइल पलटवार करने की हिमाकत नहीं कर रहा है। दरअसल ईरान ताक में है कि एक बार इजराइल उस पर कोई पटाखा भी चलाए और उसे मौका मिल जाए परमाणु हमला करने की। मैं आपको आज डिटेल बताऊंगा कि रोज़ किस तरह से हमले हो रहे हैं। शहर का नाम बताऊंगा, मिसाइल का नाम बताऊंगा और आपको जानकर हैरानी हो जाएगी, हैरान रह जाएंगे, दंग रह जाएंगे कि भक्तों के सुपर पावर इजराइल की क्या हालत है। सोचिए, खुर्रम शहर 4 में लगातार मोबाइल लॉन्चर से हमले हो रहे हैं, लेकिन क्या मजाल है कि इजराइल कुछ बोल देगा। हिजबुल्लाह ने पिछले घंटे में 200 रॉकेट इजराइल पर दागे हैं। 200 रॉकेट कई जगह एयर स्ट्राइक किया है, जो सीधे सीधे इजराइल को टारगेट कर रहा है। तो इजराइल पर लगातार और हाई प्रेसियस स्ट्राइक। ईरान ने मिसाइल से आयरन डोम रडार पर हमला किया है। 2 उसने एयर डिफेंस सिस्टम को ख़त्म कर दिया है। 1500 किलोमीटर मार करने वाला मिसाइल जो है, उससे ईरान लगातार अब इजराइल पर बमबारी कर रहा है। उसके बाद भी इजराइल जो है वो कुछ नहीं कर पाने में सफल है रहा है। और इजराइल के पास वो तमाम ताकत होने के बावजूद भी वो कुछ नहीं कर पा रहा है, क्योंकि ईरान के पास इतनी संख्या में हथियार आ रहे हैं कि आप कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। सोचिए, आयरन डोम रडार को किस तरह से ईरान ने बर्बाद कर दिया है और ईरान के मिसाइल लगातार गिर रहे हैं। और ये सबसे बड़ी खबर है, इसके बावजूद अपने आप को सुपर पावर कहने वाला इजराइल ईरान पर देखने की भी जरूरत नहीं कर रहा है। वहीं लेबनान पर वो हमले कर रहा है। लेबनान के अलावा सीरिया पर भी हमला किया है। वो इजराइल अभी भी उन देशों पर हमला कर रहा है जिनके पास मिसाइल नहीं है, लेकिन ईरान जिसने 200 रॉकेट दागे हैं, उस पर हमला करने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही है, जुर्रत नहीं हो रही है, क्योंकि साफ साफ ईरान ने कहा है कि अगर मुझ पर हमला हुआ तो फिर इजराइल नक्शे से ख़त्म हो जाएगा। और अब ईरान इजराइल वॉर में साफ है कि इजराइल जो है किसी भी कीमत पर कम से कम ईरान पर हमला करने से बचना चाहता है। तो सोचिए, इस युद्ध के 1 साल 2 दिन हो गए हैं। 7 अक्टूबर से ये युद्ध शुरू हुआ था 2023 से। आज 9 अक्टूबर 2024 है। जो इजराइल अपने आप को सुपर पावर समझ रहा था, वो किस तरह से उलझ के रह गया है। इजराइल को कितने मोर्चों पर लड़ना पड़ रहा है। उसे हमास से लड़ना पड़ रहा है फिलिस्तीन में, उसे यमन के लड़ाके हूती से लड़ना पड़ रहा है, उसे सीरिया से लड़ना पड़ रहा है, इराक के लड़ाकों से लड़ना पड़ रहा है, लेबनान के लड़ाके हिजबुल्लाह से लड़ना पड़ रहा है, और अब तो उस पर ईरान ने भी हमला शुरू कर दिया है। इसके साथ ही सोचिए, रूस और चीन जो है वो लगातार हथियारों की सप्लाई तेज किए हुए हैं। देर सवेर इजराइल को सरेंडर करना पड़ेगा और एक इंटरनेशनल ट्रीटी होगी और उसमें साफ साफ होगा कि जिन देशों को बर्बाद कर रहा है इजराइल, उनको फिर से रिकंस्ट्रक्ट करना होगा, कंपनसेशन देना होगा। इसी तरह फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ही हुआ था। जर्मनी पर इतने जुर्माना लाद दिया गया था और हिटलर ने किस तरह से जर्मनी को बर्बाद करवा दिया। एक हिटलर था, उस समय भी परमाणु बम से ही सॉल्यूशन निकला था, नागासाकी और हिरोशिमा पर। तब उस समय रोम, बर्लिन, टोक्यो, इनको उस समय के समय में, मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरी लाइन नहीं है, हिस्ट्री में पढ़ाया जाता है कि रोम, बर्लिन, टोक्यो, रोम इटली की राजधानी थी, बर्लिन जर्मनी की राजधानी थी और टोक्यो जापान की। इनको पाप की धुरी कहा जाता था। और रोम, बर्लिन, टोक्यो, ये तीनों एक साथ थे और किस तरह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इनको निस्नाबूद, तहस नहस कर दिया गया था। और आज स्थिति है कि आप जर्मनी में हिटलर का नाम भी लेंगे तो वो एक ऑफेंस है, पनिशेबल ऑफेंस है, आपको पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। क्या बेंजामिन नेतन्याहू इसी तरफ बढ़ रहे हैं? इतिहास बेंजामिन नेतन्याहू को एक सनकी, कूड़ और हत्यारा के रूप में रिकॉग्नाइज करेगा, क्योंकि दुनिया भर के 100 देशों से ज़्यादा, यूनाइटेड नेशन में 100 से ज़्यादा देशों ने
इजराइल को इस युद्ध के लिए जिम्मेदार माना है। और वहीं धीरे धीरे खुद इजरायली नागरिक जो हैं इसके खिलाफ खड़े हो रहे हैं। इजराइल की आबादी लगभग 1 करोड़ है, एक डेवलप्ड देश था, टेक्निकली एडवांस देश था, हथियारों का सौदागर था। इसी बात का उसको गुमान हो गया था। इजराइल को लग रहा था कि सप्ताह में या 15 दिनों में फ़िलिस्तीन को नेस्तनाबूद कर देंगे, हमास को ख़त्म कर देंगे और फ़िलिस्तीन पर कब्ज़ा कर लेंगे। लेकिन अब लेने के देने पड़ गए। युद्ध बढ़ता जा रहा है और बढ़ता जा रहा है। फ़िलिस्तीन और हमास से युद्ध शुरू हुआ, उसके बाद ये यमन तक फैल गया, हुती के लड़ाके इसमें आ गए, लेबनान के लड़ाके नसरल्ला और हिजबुल्ला इसमें आ गए। उसके बाद ईरान इस युद्ध में अब उतर गया है। उधर से तमाम मुस्लिम कंट्री जो है धीरे धीरे सिंपैथी कर रहे हैं हमास के साथ, और रूस और चीन को अपने विस्तारवादी नीति को नया रंग रूप देने का मौका मिल गया है। इसलिए ये युद्ध बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और सच्चाई ये है कि इस युद्ध में अगर सबसे ज़्यादा नुकसान है तो वो इजराइल का है। फ़िलिस्तीन की बात करें तो ज्योग्राफिकली उसके पास कुछ भी नहीं है। वो एक ज़मीन का टुकड़ा है, उसके पास न अपना एयरपोर्ट है, न उसके पास नौसैनिक है, न उसके पास कोई टेक्नोलॉजी है। किसानों का देश है, छोटे कामगारों का देश है, और दुनिया के दूसरे देशों के ऐड पर, मदद पर वो देश चलता है। हॉस्पिटल दूसरे देश के लोग चलाते हैं, वहाँ स्कूल अस्पताल दूसरे देश के लोग चलाते हैं, और वो सिर्फ एक लैंड है, बस उसका एक रिचुअल और एक ऐतिहासिक वैल्यू है। इसलिए फ़िलिस्तीन पर इजराइल कब्जा करना चाहता है। लेकिन ये युद्ध बढ़ता जा रहा है। उसके बाद यमन के साथ उसका युद्ध बढ़ता जा रहा है, इराक के साथ युद्ध बढ़ता जा रहा है। तो लब्बो-लुआब ये है कि इस पूरे युद्ध में अगर सबसे ज़्यादा नुकसान में कोई है तो वो इजराइल अब होगा। हाँ, उसने खून जरूर बहाए हैं, बच्चों, मासूमों, महिलाओं, मलबों में तब्दील किया है, दुनिया का उस पर असर पड़ा है। लेकिन अब जिस तरह से चारों तरफ से इजराइल की घेराबंदी हो रही है, उससे साफ है कि इजराइल की स्थिति दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है और सबसे ज़्यादा नुकसान इजराइल को होगा। उसके सारे व्यापार ठप हो गए हैं। अब तो जितने उसके रसद वाले जो बड़े बड़े पानी के जहाज आ रहे हैं, उस पर हुती के आक्रमणकारी हमला कर रहे हैं। वहीं रूस और चीन को हथियारों की सप्लाई करना बहुत आसान है। उसे रूस और चीन को ईरान पहुंचाना है, ईरान से वो फिर लेबनान पहुंच रहा है, लेबनान से फिर सीरिया पहुंच रहा है, सीरिया से इराक पहुंच रहा है। तो एक चेन सिस्टम बन गया है। लेकिन इजराइल को जो मदद मिलनी है वो यूरोप से मिलना है, अमेरिका से मिलना है, और वो 7 समंदर पार है। एशिया पैसिफिक में आना है यूरोप से और अमेरिका से, और वो पानी के रास्ते आएगा। और वहीं पर हुती के लड़ाके जो हैं वो लाल सागर में बैठे हुए हैं और वो हमला करते हैं मेडिटेरेनियन सी में। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि किस तरह से युद्ध विकराल होता जा रहा है, भयानक होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है, और चारों तरफ से इजराइल घिरता जा रहा है। और वहीं से शुरुआत हुई थी। जैसे हिटलर को गुमान था कि वो दुनिया जीत लेगा, विश्व विजेता है, जैसे मुसोलिनी को गुमान था कि वो दुनिया जीत लेगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। हिटलर के तरह ही बेंजामिन नेतन्याहू दरअसल चाहता था कि वो इजराइल की सत्ता पर कब्जा रखे। देश में उसके खिलाफ विरोध बढ़ता जा रहा था। लगातार वो संविधान में संशोधन कर रहा था, सुप्रीम कोर्ट तक कब्जा करने की कोशिश थी। उसके बाद राजधानी तेल अवीव में लोग लगातार महीनों महीनों तक प्रदर्शन कर रहे थे। बेंजामिन नेतन्याहू को लग गया था कि अब उसके हाथ से सत्ता जाने वाली है, और उसने राष्ट्रवाद के नाम पर युद्ध छेड़ दिया ताकि वो सत्ता में बना रहे। अब जब तक युद्ध चलता रहेगा, इजराइल में चुनाव नहीं होंगे, बेंजामिन नेतन्याहू सत्ता पर बना रहेगा। लेकिन जितना दिन वो सत्ता पर बना रहेगा, इजराइल के लोग बर्बादी की तरफ बढ़ते रहेंगे। आपकी क्या राय है? क्या इस युद्ध में इजराइल सही है या गलत है? शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।